स्वागत है। ये 63 दिनात्मक भारतीय कालगणना की सद्यस्क माध्यम से होने वाली कार्यशाला में आप सभी का स्वागत। Recording in progress. अब मैं सौ कल्याणी डहाळे मोहरित कुमारी वेदश्री आर्वीकर से अनुरोध करूंगी कि वो मंगल श्लोक गाए। कुमारी वेदश्री आर्वीकर। नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपत् प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। धन्यवाद। धन्यवाद वेदश्री। भारतीय कालगणना का आधार ज्योतिष शास्त्र की तरफ भी पहुंच जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का महत्व अनन्य साधारण है। तो पंचांग वाचन, कोई भी ज्योतिष शास्त्र की सभा हो और पंचांग वाचन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर उसे पूर्णत्व नहीं आता है। और पंचांग वाचन की महिमा भी, पंचांग वाचन तथा पंचांग श्रवण की महिमा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी पंचांग वाचन करता है और पंचांग श्रवण करता है उसे समुद्र स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आज की सभा की शुरुआत हम पंचांग वाचन से करेंगे। तो आज का पंचांग मैं बताती हूँ कि आज माघ वद्य सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी 4:55 तक थी है, और उसके पश्चात अष्टमी लग रही है। अनुराधा नक्षत्र, ध्रुव योग, उसके बाद व्याघात योग, भवकरण और वार बुधवार। ये आज का पंचांग हुआ। आज के इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, डॉक्टर आशीष जे, हमारे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के रामटेक परिसर में ये सहायक प्राध्यापक करके कार्यरत है, और महोदय की संस्कृत भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हो के और तीनों स्कंदों पर इनका अधिकार है। हाल ही में कुछ मास पूर्व महोदय के शोध पत्र, मतलब रिसर्च पेपर को बेस्ट आर्टिकल अवार्ड, बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ऐसे विद्वान आज हमें व्याख्यान के लिए प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज हम धन्य धन्य हुए। तो मैं अभी श्री आशीष जी से प्रार्थना करूंगी कि वे उनका व्याख्यान शुरू करें। आशीष जी। जी मैडम जी। मेरा आवाज अभी आ रहा है ना मैडम? और पीपीटी में जो शेयर किया हूँ वो भी दिख रहा है ना? जी 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 मैडम। जी मैडम, धन्यवाद। ठीक है। सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्टिनः शोणाधर्मः किंचित् वीणाधर्मुपास्महे। मैं पहले भारतीय कालगणना इस कार्यक्रम के आयोजक वेदांग ज्योतिष विभाग रत्नगिरी और हमारे घोगटे जोगलकर महाविद्यालय जो है उनके लिए सभी के लिए मैं धन्यवाद समर्पण करता हूं। और विशेष तरह के मेरी जो कलीग्स हैं और जो मेरे ज्येष्ठ हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद मेरा समर्पण करता हूं इस मौके मुझे देने के लिए। और इस कालगणना में आज हम देखने जा रहे हैं, जो विषय देखने जा रहे हैं वो नक्षत्र है, मगर उसके पहले कुछ पूर्वावलोकन कर लेते हैं, ताकि यहाँ आज ये 8वां का इस ज्ञान यज्ञ का, और इस 8 दिन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुआ है। जैसे कि पहला दिन इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ है, और दूसरा दिन इसके और ये इसके उत्पत्ति कैसा है, कैसा हुआ था इसके बारे में चर्चा हुआ, और इसके तीसरा दिन इस विषय में कहाँ कहाँ क्या क्या उपलब्ध है, मगर रामायण वेद इत्यादि ग्रंथों में कहाँ क्या उपलब्ध है इस तरह के विषय में बताया गया है। और चौथे दिन जो है मराठे सर ने बताए थे कि काल के विषय में बताए थे, और काल कैसा कैसा सूक्ष्मात्मक होता है और कैसा स्थूल होता है, ये दो तरह के काल के बारे में बताए थे।
और उस विषय जो भी गणना आते हैं तो वहां ये सब उन्होंने उस दिन स्पष्ट किए हैं, क्योंकि उसके बाद रजत जी ने युग के विषय में बताए थे, युगमान बताए थे, और युगमान से लेकर आगे वाले जो मनवंतर इत्यादि हैं उसके भी चर्चा किए थे। और उसके बाद पांडे महोदय ने परसों, मतलब छठवें छठवें दिन में हमारे लिए पंचांग का जो विषय है, पंचांग के विषय में बताए थे, पंचांग के बारे में बहुत विस्तार रीति से बताए थे। और उसी दिन उन्होंने तिथि क्या होता है और इसके विषय में भी उन्होंने यहाँ बताए थे। और कल डॉक्टर अंबालिका शेटिया ने हमें वासर के विषय में बताए थे, जो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से हम जिनको जानते हैं, इनके कैसे उत्पत्ति हुआ है और उसमें भारत का श्रेष्ठत्व कैसा है, ये सब उन्होंने हमें बताए थे। तो जितने भी लोग पूर्व यहाँ इस विषय के ऊपर स्पष्टता दिए हैं, उन सभी को मैं नमन कर कर मैं आज के जो यहाँ नक्षत्र का विषय है, इस विषय में मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। नक्षत्र, ये जो पद है ना, ये आज या कल जो सुनने में नहीं आता है, ये वेद काल से ही ये नक्षत्रों के नाम, हाँ जरूर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आया है वेद काल से ले, थोड़ा नक्षत्र का नाम जैसा आज भी शहरों का नाम जैसा थोड़ा बदल जाते हैं, और इस तरह के थोड़ा बदलाव इसमें भी था, मगर इसके नाम उस काल में भी देखने के लिए मिलते थे। जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसमें भी एक मंत्र यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर रखा हूं। इसमें हम देखते हैं कि कृतिका स्वाग्नि माधदीत एतद्वा अग्ने नमस्तम यत् कृतिकाः स्वायामेवैनं देवतायामाधाय ब्रह्म वर्चसी भवति। यहाँ कृतिका नक्षत्र, इनका यज्ञ के जो संबंध है उसके या इस तरह यज्ञ के संबंधित में नक्षत्रों का जो उपयोग आता है, ये वेद काल से ही हमें मिल रहा है। वैसे भी नक्षत्र का उपयोग रामायण, महाभारत, पुराणों में तो इतना सारे मिल जाते हैं कि उसके ऊपर एक थीसिस भी लिखा जा सकता है, इतने सारे मिलते हैं। तो इनके जो बेस है उसके विषय में हम थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आकाश में राशि का विभाग होता है, और अच्छा, राशि का विभाग, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ज्योतिष के बैकग्राउंड के बिना भी बैठे हैं, तो उनके लिए बताते हैं कि आकाश को अगर हम देखते हैं ना, उसे हम एक वृत्ताकार में देख पाते हैं, जो कि 360 डिग्री जो वृत्त का होता है, उस आकार में हम इस आकाश को देख पा रहे हैं। तो ये जो 360 डिग्री है, इसे हम 27 नक्षत्रों में बांट रहे हैं। 360 को 27 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें मिलता है 13 अंश और 20 कला मिलता है। तो हर एक नक्षत्र का 13 अंश 20 कला दिया जाता है। ऐसा कुल 27 नक्षत्रों को आकाश में ऐसा स्थान दिया गया है। मगर ये क्यों, इसकी क्या जरूरत क्या है? क्योंकि अभी जब कुछ बताते हैं कि महोदय रामटेक से रत्नगिरी जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि आप रामटेक से कब शुरू हुए हैं, रत्नगिरी कब पहुंचेंगे, आप कितने दूर पर है, एग्जैक्ट लोकेशन। जैसा कि आजकल ये भी बता देते हैं कि नहीं, आपका जो गूगल मैप है वो हमसे शेयर कर लीजिए, आपका रूट हमें दिखता रहेगा कि आप कितनी दूरी में हैं, ताकि एक्यूरेसी के लिए इसे पता करना जरूरत पड़ता है। आकाश में जब एक ग्रह दिखता है तो वो ग्रह एग्जैक्टली किस नक्षत्र की स्थिति पर वो खड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें उस ग्रह के ठीक लोकेशन जान पाते हैं कि वो उस समय कहाँ है कर। तो इसीलिए इस तरह के जो आकाश में नक्षत्र जो दिखते हैं, उनसे एक एड्रेस जैसे उनको जो कांस्टेंट कर इस तरह बताए हैं। तो आगे हम इस विषय में और चर्चा करेंगे। जैसा नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र का मतलब पहले क्या है? नक्षरति इति नक्षत्रः, जो हमेशा स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है अपने पोजीशंस को, तो उसी नक्षत्र, हम भारतीय में नक्षत्र को कांस्टेंट मानते हैं।
मतलब हम बहुत बार इसे ना कंफ्यूज कर लेते हैं कि जैसे कि नक्षत्र का मतलब एक तारा कर कर हम मान लेते हैं, क्योंकि तारा नक्षत्र का ट्रांसलेशन हम तारा कर लेते हैं और उसे एक के रूप में मान लेते हैं। तो ये वास्तव में नक्षत्र जो है वो एक नक्षत्र नहीं है। जैसा शततारा नाम ही दिखाता है कि वहां शत तारा है, मतलब 100 तारा मिलकर एक नक्षत्र बताए जाते हैं। तो ये ऐसा, इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशंस बताते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इस ग्रुप से जो आकार बनता है उसे, और सूर्य सिद्धांत में इस नक्षत्रों के विषय में ऐसा बताया गया है कि साक्षात ब्रह्म ने नक्षत्र का निर्माण किए हैं कर कर, इस तरह सूर्य सिद्धांत में भी बताया गया है नक्षत्रों के श्रेष्ठत्व के विषय में। क्यों? ठीक है। तो फिर इस तरह के नक्षत्रों का नाम पढ़ते हैं। बहुत ग्रंथों में हमें नक्षत्रों का 27 नक्षत्र का नाम ऐसा दिया गया है। अश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणी मृगः आर्द्रा पुनर्वसु पुष्यस्ततोश्लेषा मघा तथा पूर्वा फाल्गुनी का तस्मादुत्तरा फाल्गुनी ततः हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते पूर्वाषाढा त्वराषाढास्तत्त्वबीजे श्रवणस्तथा धनिष्ठा शतताराक्यं पूर्वभाद्रपदा ततः उत्तरा भाद्रपदाश्चैव रेवती अनीचा। तो ये सब नक्षत्रों का 27 नक्षत्रों का नाम ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो तो इस तरह के नाम के आधार पर फिर हम देख रहे हैं कि नक्षत्र का विभाग कैसा हुआ है। इसमें कर कर ये भचक्र, मतलब 360 डिग्री को हम कंफर्टेबल के लिए ऐसा स्क्वायर के रूप में बनाए हैं। जो सर्कल है उस सर्कल को हमने स्क्वायर के रूप में बनाए हैं। तो यहाँ जो 360 जो है उसे 12 से जब विभाजन कर रहे हैं, 12 राशियों या 12 मास जैसे भी कहेंगे, तो इसमें जब हम इन नक्षत्रों को हम देखने का कोशिश करते हैं तब देख पाते हैं कि मेष राशि में हम देख रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक नक्षत्र का जो पाद होता है वो यहाँ हम देखे हैं कि 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र का पाद होते हैं। तो ये ऐसा फिर 360 को जब नक्षत्र में हम बदलते हैं तो उनकी कला नक्षत्र का इतना होता है, मगर राशियों में जब बदलते हैं तो 30 अंश में आते हैं। 360 को 12 से 12 राशियों के लिए जब हम विभाजन करते हैं तो ऐसा 30 अंश में आते हैं। यहाँ आप देख पाते हैं कि जो हर मास के लिए, मास हो या राशि हो, सब कुछ एक ही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर 12 मास यही 12 राशियों के रूप में यहाँ दिया जाता है। ठीक है। तो पहले मेष मास में देखते हैं। ये मेष मास, चांद्र सौर, इस तरह के विषयों के बारे में आगे जाकर आपको स्पष्टता देंगे, मगर मैं यहाँ एक मास मान लीजिए इसे। तो अश्विनी के जो ये हर एक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं। तो अश्विनी के पहले 4 पाद जो है वो मेष में है, और भरणी के जो 4 पाद है वो भी मेष राशि में ही आते हैं, और कृतिका के 1 पाद। ऐसा कर कर एक राशि में कुल नक्षत्रों का 9 पाद आते हैं। तो ऐसा फिर कृतिका के 3 और रोहिणी के 4 और मृगशीर के 2, और वैसे ही मृगशीर्ष के 2, जो बचा हुआ 2 तृतीय और चतुर्थ जो चरण है वो मिथुन में चले जाते हैं, और आद्रा के 4 पाद और पुनर्वसु के 3 पाद यहाँ आ जाते हैं। कर्क राशि में पुनर्वसु का जो बचा हुआ 1 पाद है, क्योंकि हर में आप देखेंगे तो 9 पाद ही रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि
पुनर्वसु का जो एक पाद जो है वो बचा था वो इधर आ गया, और पुष्या का जो 4 पाद है और आश्लेषा का 4 पाद, यहाँ देखेंगे हर जगह देखेंगे तो आपको एक मिलेगा कि कंटिन्यूटी मिलेगा। जैसा कृतिका इधर भी है और यहाँ भी है, मेष में भी है एक पाद, और उसका बाकी जो 3 पाद है वो वृषभ में भी है। मृगशीर्ष के देखेंगे तो ऐसा ही है, वृषभ राशि में भी है और मिथुन राशि में भी है, यहाँ 2 और यहाँ 2 उनके जो पैर हैं पाद हैं वो यहाँ भी और वहां भी है। वैसे ही पुनर्वसु का भी देखेंगे तो पुनर्वसु का 3 जो पाद इधर है और यहाँ, मगर यहाँ देखिए आश्लेषा जो है इसका कहीं कंटिन्यूटी नहीं है, साक्षात मघा यहाँ से शुरू होता है, मतलब यहाँ और यहाँ के लिए कुछ संबंध है ही नहीं। इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि इसे गंडांत बोलते हैं, इस स्थान को गंडांत बोलते हैं। ये अगर आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पाद में जब जन्म होता है तो यहाँ अगर ग्रह की स्थिति बहुत सम्यक नहीं है, थोड़ा सा भी दोष युक्त तो हो जाता है, तो उस तरह के शिशु का जीवित रहने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए गंडांत स्थान देखना चाहिए। तो हर 4 राशियों के लिए एक बार जो है ये गंडांत होते हैं। जैसा कि और दूसरे तरह से भी बता सकते हैं कि 27 नक्षत्र है और उसको हम 3 में बांट देते हैं, तो हर 9 नक्षत्र के लिए इस तरह के एक बार गंडांत होते हैं। जैसा आश्लेषा और मघा के बीच में गंडांत होते हैं, वैसे ही यहाँ ज्येष्ठा और मूला के बीच में भी हमें गंडांत देखने को मिलते हैं। और फिर ज्येष्ठा और मूला यहाँ भी संबंध नहीं है क्योंकि ज्येष्ठा का कंटिन्यूटी यहाँ नहीं है। वैसे ही रेवती और अश्विनी के भी बीच में, तो यहाँ क्या हो जाता है, कर्क और सिंह इनको भी इन राशियों को गंडांत राशि भी बता सकते हैं क्योंकि यहाँ चूट आने की वजह से यहाँ, मगर यहाँ ये जो राशि होते हैं ये हर समय अशुभ ही नहीं है, क्योंकि ये जीवन की दृष्टि से देखते हैं तो जो अशुभ माना जा सकता है जीवित न होने के इस तरह के विषय, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से इन स्थानों का कुछ विशेष वैशिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो स्थान होते हैं ये मोक्ष के संबंधित स्थान हो जाते हैं। इस तरह के स्थान, इस तरह के जो मुहूर्त जो होते हैं ये आत्मज्ञान मोक्ष इस तरह के विषय के लिए बहुत ही विशेष माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विषय है इसको याद रखने के लिए आचार्य ने एक बहुत ही सरल श्लोक दिए हैं। अश्विनी भरणी कृतिका पादमेकं मेषः, मतलब अश्विनी और भरणी मतलब पूरा दे चुके हैं, और कृतिका का एक पाद जो मेष में रह गया है उसे याद रखने के लिए ऐसा श्लोक बना रहे हैं। और कृतिकायास्त्रयः पादा रोहिणी मृगशीरार्ध वृषभः, और कृतिका का जो 3 पाद हो जो रह गया है वो, और रोहिणी का पूरा और मृगशीर्ष का आधा ये वृषभ में। तो यहाँ आचार्य ने इस तरह के विषयों को बच्चों के लिए जो ज्योतिष के जो जिज्ञासु है उनको जब इस तरह के विषय याद रखने के लिए इस तरह के श्लोक भी हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो ये इसके विषय में मैं यहाँ पीपीटी जब शेयर करूंगा तो आपके पास ये श्लोक सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं इसलिए ये श्लोक पूरा अभी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर हमें एक विशेष देखने के लिए मिलता है, जैसा हर नक्षत्र के पाद के लिए कुछ विशेष अक्षर दिए जाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में 4 पाद होते हैं, तो उधर विशेष कुछ अक्षर दिए गए हैं, चू चे चो ला। फिर भरणी के लिए ली लू ले लो। कृतिका में आ ई उ ए। इस तरह के जो नक्षत्र के हर एक नक्षत्र के पाद के लिए विशेष नाम दिए गए हैं, मतलब अक्षर दिए गए हैं। इस अक्षर की क्या जरूरत है कर देखते हैं तो जन्म समय में आजकल एक बहुत ही विशेष हम देख पा रहे हैं कि आज बहुत ही प्रचार में रहता है, महोदय शिशु का जन्म हुआ है, उसके लिए आप क्या नाम का अक्षर कैसा शुरू होना चाहिए ये देखकर बताइए कर। हाँ,
शास्त्र में जरूर बताया गया है कि नक्षत्रों के नाम जो नक्षत्र के जो नाम है उसके आधार पर, जो अक्षर है उसके आधार पर शिशु को नाम देना चाहिए। मगर नाम जब शिशु को नामकरण संस्कार करते हैं, वहां धर्म संबंधित ग्रंथों में, धर्मशास्त्र के ग्रंथों में ऐसा बता रहे हैं कि एक शिशु के लिए एक नाम नहीं देते हैं। नाम संस्करण के समय में कहीं कहीं 3 नाम देते हैं और कहीं कहीं 5 नाम देते हैं। तो आचरण के व्यवहार के ऊपर ऐसा नाम देते हैं, आगे बढ़कर वो शिशु को भी इतना पूरा नाम जो जो दिए हैं वो याद भी नहीं रहता है। मगर क्यों ऐसा? क्योंकि नक्षत्र का जो पाद होता है, जन्म पत्री को सकता है, काल को याद रखना मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए। तब इस तरह के जो नाम इस नक्षत्र के आधार पर बना देने से हमेशा के लिए उनको ये याद रह जाता है। और इसे गुप्त रूप में रखने का भी आचार्य लोग बता रहे हैं, क्योंकि नक्षत्रों को हमारे जो जन्म नक्षत्र है वो सभी को पता चल जाता है। तो बहुत सारे विषय जो दैवज्ञ होते हैं वो जो शास्त्र ज्ञान, जो सामान्य भी जो ज्ञान रखते हैं, जैसा बृहद जातक इत्यादि ग्रंथ में भी देते हैं, तो इनके गुण वगैरह कैसे होते हैं, इस तरह के विशेष रूप में विस्तार में बहुत सारे ग्रंथों में बताए गए हैं। तो यहां से भी ये सब पता चला जा सकता है। इसलिए नाम रखना है तो जरूर प्रसिद्ध नाम, कुछ हमारे जो जैसा चाहते हैं उस तरह के नाम दे सकते हैं। मगर जो नक्षत्र का नाम भी जरूर रखना चाहिए, मगर उसको थोड़ा गुप्त रूप में भी रखना चाहिए। जैसा कि मंदिर में वगैरह जब अर्चना, पूजा पाठ, यज्ञ, होम, इस तरह के जो दैव कार्य होते हैं, वहां इस नक्षत्र का नाम लेते हैं और वहां ये पूजा विधि में हम उपयोग में लाते हैं। ये नक्षत्रों का जो हर एक पाद का जो नाम दिया गया है, ये हमें बहुत सारे ग्रंथों में इसके जो उल्लेख हैं हमें मिल जाते हैं। और फिर ये नक्षत्र का नाम क्यों ऐसा है? क्योंकि हम बृहद जातक में ऐसे भी श्लोक हमें देखने के लिए मिलता है। मत्स्यो घटी नृतनम सगदम सवीनम चापी नरोश्व जगनो मृगास्य तौली ससस्य दहना प्लवका च कन्या शेषाः स्वनाम सदृशाः। इस तरह के श्लोक भी हमें बृहद जातक में मिलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि मत्स्यो घटी, क्योंकि आकाश में ये जो राशि जो है देखने के लिए, ये जो नक्षत्र का समूह मिलकर एक मछली जैसा, 2 मछली जैसा आकार, मत्स्य द्विवचन में उपयोग किया गया है, 2 मछली के आकार बनते हैं। तो इसलिए उस राशि को मीन राशि ऐसा नाम दे दिए हैं। और कुछ विशेष रूप ही यहाँ देखते हैं, जैसा कि नृ मिथुनम सगधम सवीनम। नृ मिथुनम मनुष्य के जोड़ा, मिथुनम एक पुरुष और एक स्त्री, ये दोनों कैसे खड़े हैं आकाश में? सगदम सवीनम, एक पुरुष ने हाथ में गधा को लेकर खड़ा है और दूसरा एक स्त्री हाथ में वीणा लेकर खड़ी है। तो इस तरह की एक जो देखने को मिलता है, तो उनको हमने नाम दिया जोड़ा, मतलब मिथुन कर हमने उनको नाम दिए हैं। ऐसा ही नर अश्व जगनो, नराश्व जगनो, नर मतलब पुरुष, अश्व मतलब उनके जो अधोभाग है, उनके जो उत्तर भाग है वो घोड़े के जैसे दिख रहे हैं, और ऊपर के भाग कैसा दिख रहा है? ये एक धनुर्धारी पुरुष के जैसे दिख रहा है। तो इसलिए जाकर इस राशि का नाम हुआ है धनु राशि। ऐसा ही और भी कन्या राशि का भी देखेंगे तो एक विशेष रूप यहाँ मिलता है, ससस्य दहना प्लवका च कन्या कर। एक महिला एक हाथ में सस्य मतलब सस्यों को लेकर खड़ी है और दूसरे हाथ में दहना मतलब अग्नि का जो गोल होता है उसे लेकर दूसरे हाथ में एक नाव के ऊपर बैठी हुई सी दिखती है। तो इसलिए इस राशि का नाम हो गया कन्या। तो ऐसा ही अश्विन्यादि नक्षत्रों का भी 27 जो नक्षत्र हैं उनके भी नाम जो भी हैं, तो ये सभी नाम इसी तरह के इनके आकार के ऊपर ही दिए गए हैं।
तो उसके प्रमाण हमें ग्रंथों में मिलते हैं। जैसा अश्व के अश्विनी अश्व, तो यहां से ही हमें समझ में आ जाता है कि घोड़ा का संबंधित है कर कर। तो यहां भी देखेंगे तो जो पिछले स्लाइड में यहाँ जैसा घोड़ा चेहरा को रखा है, तो वैसा घोड़े के चेहरे जैसा दिखते हैं। नीचे जो घोड़ा का चेहरा जैसा लंबा होता है और नीचे जैसा आता है, उस तरह ये चेहरा होने की वजह से इसे घोड़ा का चेहरा ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा ही रोहिणी नक्षत्र शकट, एक शकट के आकार में होने की वजह से मृगशीरा, मृग का मुख, मृग का मतलब हिरण होता है, तो हिरण का मुख जैसे चेहरा जैसा दिखने की वजह से इसका मृगशीर्ष नक्षत्र दिया मृगशीरा नाम आया है। आर्द्रा, हाँ जरूर आर्द्रा जो नक्षत्र है, ये एक बहुत सारे नक्षत्रों का मिलावट से एक मणि के रूप में दिखते हैं। जैसा कि आप नटराज स्वामी को देख सकते हैं, वो वहां नटराज स्वामी का वहां उनका नृत्य का रूप होता है, तो भी उनको उनके पीछे ना एक वलय हमको दिख जाता है। उस तरह ये आर्द्रा नक्षत्र जो है ये एक वलय के अंदर दिखते हैं, और वो नटराज स्वामी के भी रूप में दिखने की वजह से इसे आर्द्रा नक्षत्र, शिव का नक्षत्र, शिव का जन्म नक्षत्र, इस तरह के भी यहाँ से हमारे पौराणिक कथाओं को भी जोड़ते हैं नक्षत्र के आकार से। तो हर नक्षत्र जैसा स्वाति नक्षत्र है, इसमें भी हम नृसिंह स्वामी को जोड़ते हैं। इसलिए ऐसा हर बार नक्षत्रों को जोड़ने का भी किसी भगवान के साथ जोड़ने का भी ये वैशिष्ट्य है। तो हमें ये दिखता है कि ये जो नक्षत्र जैसा पुष्य भी मान लीजिए, एक पुष्प का भान जैसा जो दिखने की वजह से उसको पुष्य नक्षत्र नाम दिया गया है। तो अभी मैं यहाँ हर एक नक्षत्र का भी यहाँ विवरण नहीं दे रहा हूं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये सभी पूरा लिस्ट आपको हम अभी शेयर कर लेंगे। और ऐसा ही ये नक्षत्र जो है ये इतने ही संख्या के नहीं है, जैसा यहाँ भी नक्षत्र का जो संख्या 3 दिया गया है, तो ये भी वास्तव में ये 3 संख्या के नहीं है। यहाँ जो अधिक प्रकाश रूप से जो नक्षत्र दिखते हैं ये उनकी संख्या है, और उसके साथ उसी नक्षत्र के वलय के अंदर और भी बहुत सारे नक्षत्र आते हैं। तो इस तरह यहाँ नक्षत्र का जो प्रधान संख्या जो वहां उस कॉन्स्टलेशन में जो नक्षत्र बहुत सबसे ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, उस नक्षत्र को यहाँ दिया गया है। फिर इसके आगे नक्षत्राधिपत्यः, इस तरह के विषय है। नक्षत्राधिपत्यः, इसे जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि नक्षत्र का रूप जानना इसलिए जरूरत हुआ कि नक्षत्र का नाम किसके आधार पर दिए हैं। तो रूप तभी हम जान सकते हैं कितने नक्षत्रों से ये रूप बन रहा है, ये हम जब समझते हैं तभी उस नक्षत्र का हम नाम आने का जो पृष्ठभूमि है ये समझ पाते हैं। मगर नक्षत्राधिपति क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक नक्षत्र के अधिपति होते हैं। जैसे राशि के अधिपति के ऊपर ही राशि, उस राशि में होने से भी अधिपति के गुण दोष ही वहां जो ग्रह होते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र के जो है उनके अधिपति ही यहाँ प्रदान हो जाते हैं। अगर कोई भी नक्षत्र किसी ग्रह की वजह से कलंकित हो जाते हैं या दोष युक्त हो जाते हैं, तो उनके लिए परिहार देना या उनके लिए प्रायश्चित देना या उनके लिए कोई परिहार निकालना ये मुश्किल हो जाता है। तो कैसा देना चाहिए? क्योंकि आज भी देख सकते हैं कि मृत्यु योग है, तो ऐसा ही बता देते हैं कि आप ना मृत्युंजय का जप कर लीजिए, होम कर लीजिए, इस तरह के विषय भी बता देते हैं। नहीं, मृत्युगंड है तो कहाँ से है, किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि वायु के राशि है तो मंत्र जप से उसे शांति करते हैं। अगर अग्नि के राशि है तो उसे यज्ञ दीप प्रज्वलन, मंदिर में जाकर दीप जलाकर इस तरह उसे उसका शांति किया जाता है। अगर वहां हम देखते हैं कि भूमि का है, संज्ञा है, तो भूमि के लिए हम पुष्प, फल इत्यादि का जो अर्चना के रूप में हम समर्पण करते हैं और वहां शांति कराने का कोशिश करते हैं। और इस तरह अगर जल है तो अभिषेक,
इस तरह जैसा दिया जाता है वैसे ही नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं उनसे भी जो दोष कलंक इत्यादि होते हैं तो ये निवारण करने के लिए इनको इनके नहीं देखेंगे। जो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और वो किस अधिपति के साथ जुड़े हैं और उस नक्षत्र के जो दैव होते हैं, इस तरह के बहुत सारे विचार करने के बाद ही यहाँ शांति इत्यादि भी किया जा सकता है। तो देखते हैं कि फाउंडेशन में ही इनके जो अधिपति होते हैं ये एक मुख्य हो जाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो यहाँ उनके अधिपति हो जाते हैं अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारव होना, हाँ, क्योंकि वो अश्विनी कुमार हमेशा दो ही रहते हैं, तो अश्विनी कुमारव जो है वो। और भरणी नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो यम रहते हैं, यमदेव रहते हैं। और कृतिका के लिए अग्नि रहते हैं, और रोहिणी के लिए ब्रह्मा रहते हैं, मृगशीर्ष के लिए स्वयं चंद्र रहते हैं, आर्द्र के लिए शिव रहते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कैसा शिव बने, तो वहां उनके आकार के भी ऊपर इसके प्रभाव दिख जाते हैं। तो ऐसा पुनर्वसु इत्यादि नक्षत्र जितने भी हैं, आश्लेषा के सर्प रहते हैं, तो इसमें सभी नक्षत्रों और उनके स्वामी इनके भी यहाँ हमने चार्ट जो है तो वो भी यहाँ हमने शेयर किए हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने बस 27 नक्षत्र ही बोलते आ रहे हैं, मगर हमने कभी कभी सुने भी हैं कि 28 भी नक्षत्र हो जाते हैं कर कर। तो ये कैसे होते हैं, तो इस नक्षत्र के विषय में हमें कैसा जानना चाहिए, क्योंकि हमने पहले यहाँ श्लोक जब पढ़े थे तो इस श्लोक में भी हम देख पाते हैं कि यहाँ अभिजीत नाम दिया गया है, मगर मैंने अभिजीत का अभी तक कहीं भी उच्चारण नहीं किया और इसको हमेशा स्किप किया था। तो अभिजीत के विषय में एक विशेष रूप से हमें उसे देखना चाहिए। अभिजीत नक्षत्र को या अभिजीत मुहूर्त को भी इतना पवित्र मुहूर्त मानते हैं, उसको बहुत विशेष दृष्टि से देखा जाता है। तो अभिजीत नक्षत्र के संबंधित में ऐसा श्लोक मिलता है, वैश्वभस्यांतिमः पादः कर्णस्य तिथि भगयुक् अभिजित नाम नक्षत्रम शुभमेतत् सुकर्मसु कर हमें मिलता है। मतलब क्या है, अभिजित जो नक्षत्र होता है ये कहीं स्वतंत्र नक्षत्र नहीं है, ये दो नक्षत्रों के बीच में, जैसा फोटोग्राफी में भी क्या हो जाते हैं कि कभी कभी फोटो लेते समय दो लोगों के पीछे कोई खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उनका चेहरा ही दिखता है, तो उनको चेहरा या खड़े हुए हैं जैसा ही दिखता है, तो अभी उनको लेना है या नहीं लेना है ये द्विधा में पड़ जाते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र का जो प्रभाव शास्त्र में, तो अभिजीत नक्षत्र को हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना उत्तम मुहूर्त है और मुहूर्त में हमें इनको लेना पड़ रहा है। तो इसलिए अभिजीत नक्षत्र को मैंने यहाँ क्रम में ना देकर इनके जो विषय है इसे मैंने अलग में रख दिया। ठीक है, गायत्री जी थोड़ा अगर हो सकता है तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद गायत्री जी। हाँ, उत्तराषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अगर उत्तराषाढ़ा को हम 4 से भाग देते हैं तो उनका अंतिम जो भाग होते हैं तो उस भाग को हम यहाँ ले लेते हैं, और श्रवणा को 15 से भाग देते हैं तो उसमें से जो एक भाग आते हैं तो उसको भी यहाँ लिया जाता है। अगर बचक्र में 360 डिग्री का जो चक्र है वहां ये पूरा नहीं आते हैं। अभिजीत जो है 276.40 डिग्री, मतलब 276 अंश और 40 कला में ही इनका जो प्रारंभ होता है और तुरंत इनका ना 280.53 कला में इनका समाप्त भी हो जाता है। मतलब हमने पहले देखे थे कि एक नक्षत्र का 13 अंश न्यूनातिन्यून दिया गया है, मगर ये नक्षत्र जो है ये सिर्फ 4 अंश में ही आते हैं। तो इसलिए इनको वहां बचक्र में ना दिखाकर और वहां क्रम में ना बताकर इनके विषय में मैं अलग से यहाँ बता रहा हूं। इनके जो आकार है ये त्रिकोण के आकार में दिखते हैं, और इनकी जो स्वामी है ये ब्रह्मा है। इनके जो पाद, जो 4 पाद, इनके भी 4 पाद है, तो उनको क्या नाम दिया गया है, चू चे चो ख, जू जे जो ख, ये जो दिया गया है। और इनके मुहूर्त जैसे दिनमान साधन,
दिनमान को एक एक दिन जो है उसका एक स्थूल रूप में हम ऐसा ले सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे सूर्य का उदय हुआ और शाम 6 बजे सूर्य का अस्त हो रहा है, एक आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो उसमें दिन का जो अर्ध भाग आता है, मतलब बीच में एग्जैक्टली जो 12 बजे आते हैं, उनके एक घटी प्राक और एक घटी अनंतर। यहाँ जो एक घटी उसके पूर्व एक घटी और बाद के जो एक घटी है दिन के अर्ध में, उसको अभिजित मुहूर्त मानते हैं। ये अभिजित जो मुहूर्त है ये यात्रा में अति उत्तम मुहूर्त है। अगर हमें कहीं जाना है मगर यात्रा के लिए अच्छे मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं तो उस समय हमें किसी के भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर अभिजित मुहूर्त में हम प्रस्थान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, ताकि बहुत सारे विषय इमरजेंसी में करना पड़ता है तो इसलिए दो दूली जो गोधूली जो मुहूर्त होता है उसमें भी कर सकते हैं। जैसा सायंकाल में गो जब घर वापस आते हैं, जो झुंड में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो एक तरह के उनके पैर से लगकर धूल उठते हैं, तो इस तरह के जो संध्या काल जो होते हैं उसको भी अति पवित्र माना गया है। जैसा ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न काल के अभिजित के मुहूर्त और सायंकाल के गोधूल जो काल होते हैं, इन कालों को अति पवित्र काल माना जाता है। उसमें भी अभिजित का विशेष स्थान है ही, तो इसलिए हम अभिजित जो नक्षत्र है इनको छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, मतलब स्किप नहीं किया जा सकता है। उसके बाद शुभ नक्षत्र में स्थिर नक्षत्र, चर नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, मिश्र नक्षत्र, मतलब साधारण से सभी तरह के गुणों का मिश्रण हो जाते हैं। इसमें शुभ अशुभ की सामान्य तो समा हो जाते हैं। मिश्र नक्षत्र, लघु नक्षत्र और मृदु नक्षत्र और दारुण नक्षत्र, इस तरह के नाम से नक्षत्र को विभाजन करते हैं, क्योंकि नाम के आधार पर कार्य किया जाता है। जैसे स्थिर नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र में कौन कौन होते हैं? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, ये जो नक्षत्र आते हैं ये सब स्थिर नक्षत्र होते हैं। स्थिर नक्षत्र नाम से ही जान सकते हैं इसमें स्थिर कार्य किया जा सकता है। जैसा बिना शांति वगैरह हमारे जब प्रायश्चित इत्यादि करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ दिन के लिए मेरे पाप मिट जाए, ऐसा नहीं करते हैं। कुछ दिन के लिए ये दोष मुझसे दूर हो जाए, ऐसा नहीं करते हैं। शाश्वत दूर हो जाए, ऐसा करते हैं। तो इस तरह की जो शांति वगैरह करना है तो इसे हम स्थिर नक्षत्र में लेते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत काल के लिए रहता है। जैसा गृह का निर्माण करना, हम गृह प्रवेश इसलिए नहीं करते हैं कि उस स्थान को जल्दी से छोड़कर जाना चाहिए। हमेशा परमानेंट हाउस, परमानेंट जॉब, इस तरह जो भी परमानेंट होता है, स्थिर होता है, तो उसके विषय में हम ज्यादा ही दौड़ते हैं, क्योंकि एक विषय जो स्थिर हो जाता है वो हमें हमारे लिए सुकून होता है। अगर पूछ सकते हैं दुख भी स्थिर हो गया, हाँ तो भी अच्छा ही है ना, क्योंकि कितना दुख है वो समझ में आ जाता है और उसमें आदत भी पड़ जाता है। जब वो कितना बढ़ता है कितना कम होता है ये जब अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तभी दिक्कत होता है। तो स्थिरत्व जो है हमेशा शुभ होते हैं। और इन कामों में मृदु नक्षत्र को भी इस कामों में ले सकते हैं, मतलब जो स्थिर काम करना है तो मृदु के नक्षत्र जो होते हैं उनको भी ले सकते हैं। और चर, अभी स्थिर हो गया, चर में पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठ, शतभिष, इनमें क्या कर सकते हैं? वाहन खरीदना। वाहन मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर ही नहीं, अगर जानवर भी गाय घोड़ा इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो ये भी खरीद सकते हैं। और यात्रा ट्रैवलिंग के लिए चर, ट्रैवल, कहीं विदेश जाना चाहते हैं या स्वदेश में ही कहीं खाने के लिए जाना चाहते हैं तो ये सब हम उपयोग कर, ये नक्षत्र शुभ होता है। वाटिका, बाग बगीचा लगाने के लिए, इस तरह के लिए। और यहाँ जो लघु नक्षत्र को भी इस कामों पर उपयोग में ला सकते हैं। उग्र नक्षत्र, उग्र नक्षत्र मरण मतलब युद्ध में जाना है, इस तरह के उग्र कार्य करना है तो उग्र नक्षत्र में करने से क्या होता है? अच्छे फल मिलते हैं। विष प्रयोग, जैसा कि एटॉमिक वेपन्स इत्यादि के भी जो होते हैं, इस तरह के भी जो एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए, जो ऐसा कि वायरस के ऊपर भी जब रिसर्च होते हैं तो ये सब जो भी है, तो इसे हम उग्र नक्षत्र से जब शुरू करते हैं तो ये
एक अच्छा शकुन माना जाएगा, एक अच्छा फल देता है आगे बढ़कर। तो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, जब सब मुहूर्त की क्या जरूरत है, मुहूर्त की इसलिए जरूरत है, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो उसका अच्छे फल मिलना है, ये हमारा इच्छा रहता है। तो इसके वजह से हमें मुहूर्त की जरूरत जरूरत पड़ती है। तो उसके संबंधित नक्षत्रों में शुरू करने के वजह से क्या होता है कि वो कार्य जो है वो सिद्धि होती है। तो कार्य सिद्धि के लिए ही कोई भी हम काम करते हैं, हम कार्य असिद्ध रहने के लिए हम यहाँ कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऐसा ही फिर मिश्र मिश्र में क्या होता है, अग्निहोत्र, वृषोत्सर्ग, उग्र नक्षत्र में जो भी काम किया जा सकता है वो सब यहाँ मिश्र नक्षत्र में भी किया जा सकता है। अग्निहोम इत्यादि का पूजा इत्यादि का विषय भी किया जा सकता है। और लघु और क्षिप्र नक्षत्र, यहाँ खरीदना बेचना व्यापार संबंधित के लिए ये अच्छा नक्षत्र होता है। और स्त्री के संभोग के लिए भी अच्छा नक्षत्र होता है। और शास्त्र ज्ञान पाने के लिए और कलाओं का ज्ञान शुरू करने के लिए, शास्त्र पठन के शुरू करने के लिए इस तरह के नक्षत्र में हम शुरू कर सकते हैं, अश्विनी पुष्य अभिजित हस्ता इत्यादि का नक्षत्रों में। और मृदु नक्षत्र ये कहा, मृदु नक्षत्र से ही मिलता है संगीत क्रीड़ा इत्यादि के विषय में। और मित्र के जो विषय होते हैं, कार्य होते हैं, मित्र से मिलना इत्यादि कर मैत्री, मतलब अभी जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के जो बातें हैं वो हमेशा आज ग्लोबल लेवल में बहुत ज्यादा होते हैं। मगर इस तरह के नक्षत्र इत्यादि के आधार पर जब संधि के विचार किया जाता है तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत सारे चांसेस निकल आते हैं। तो संधि करना चाहते हैं तो इस तरह के नक्षत्रों को चुनकर करने से मैत्री बढ़ सकता है, और अलंकार आदि कार्य में भी ला सकते हैं। और दारुण तीक्ष्ण नक्षत्र में इसमें क्या काम किया कर सकते हैं, उग्र कर्म, भयंकर कर्म, पाप कर्म, मतलब वही तो युद्ध इत्यादि का शुरू करना, ये सब व्यापार। तो ये भी हो सकता है कि एक बकरी काटना, इस तरह के जो भी व्यापार ही होता है उस तरह के व्यापार आज भी चल ही रहा है। तो इस तरह के जो उग्र कार्य जो करना है उसके लिए अगर इस नक्षत्र में हम शुरू करते हैं तो वो लाभदायक रह सकता है। इसलिए नक्षत्रों का जो संख्या जो है और उनके जो कृत्य है इसे भी यहाँ एक चार्ट में दिया गया है। और नक्षत्रों को और दूसरा भी एक विभाजन में देखा जा रहा है, नक्षत्रों का चेहरा कैसा है। मतलब नक्षत्र, अभी हम देखे थे कि कुछ समय के पहले अधोमुख नक्षत्र देखे हैं और ऊर्ध्वमुख देखे हैं, और तीर्यम, जैसा कि हम नक्षत्र को जो आकार देखते हैं तब उनका जो चेहरा है वो नीचे की ओर देखा हुआ है या ऊपर की ओर देखा हुआ है या हमारे सामने सीधा देखा हुआ है। इस तरह के नक्षत्र कैसे देख रहे हैं इसकी जानने की जरूरत है। जैसा कि अधोमुख नक्षत्रों में क्या होता है, आश्लेषा, मूला, कृतिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रा, इस तरह ऊर्ध्वमुख में भी नक्षत्र है, तिर्यक मुख में भी नक्षत्र है। तो यहाँ इसके आधार पर काम किया जा सकता है। जैसा कि अधोमुख मतलब नीचे की ओर जाने वाली काम, कुआं खोदना, तड़ाग लगाना, और अगर कोई निधि के अन्वेष में जाते हैं तो उनके लिए, जैसा कि अभी ट्रेजर हंट में जो जाते हैं उनके विषय में हो सकता है। ना तो हल चलाना, जो खेती में हल चलाते हैं उनके लिए भी है होता है। और ये जो नक्षत्र है गणित में भी आते हैं। क्यों गणित ज्योतिष में ये कैसे अधोमुख होता है, रिसर्च में एक ऐसा अधोमुख होता है। आप ना जब सभी जैसा देखते हैं वहां आपको सभी को भी वहां राशि चक्र दिख जाते हैं, मगर क्या होता है कि राशि चक्र सभी को दिख सकता है मगर आप सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे अंदर से देखना पड़ता है। उस शास्त्र को अंदर की दृष्टि से समझने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए गणित को अंदर से सूक्ष्मता से देखने की जरूरत पड़ती है, और ज्योतिष गणित अंतर्गत ही है, गणित के आधार ही है। और शोध रिसर्च भी जब देखते हैं तो रिसर्च यही होता है, जो बाकी लोग जो नहीं देख पा रहे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं। तो
आते हैं, ये सभी भी अधोमुख में किया जा सकता है। और तो ये हमें हमें यहाँ ऊहापोह लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शास्त्रों में कहीं शोध का विषय नहीं था, तो मैंने यहाँ शोध भी बताया हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है तो क्यों हमें समझने के लिए, इसलिए और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र जो ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब भवन बनाना, गृह का निर्माण करना, कुछ भी मंदिर का निर्माण करना, वो भूमि से लेकर ऊपर की तरफ ग्रह घर जाता है, तो इसलिए वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में बनाने से अच्छा रहता है। राज्याभिषेक, सिर्फ राज्याभिषेक ही नहीं, अगर आप कहीं पोस्टिंग लेना चाहते हैं, प्रमोशंस करने लेना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए आप एक पोजीशन से दूसरे ऊपर वाला पोजीशन जाना चाहते हैं, तो वहां भी हम ऊर्ध्वमुख नक्षत्र का उपयोग कर सकते हैं। तिर्यक मुख नक्षत्र, मगर सीधा, तिर्यक मतलब हमारे जो स्ट्रेट जो होना, यहाँ वाहन संबंधित, क्योंकि वो यहाँ वाहन इस तरह के फ्लाइट हेलीकॉप्टर के लिए नहीं है जो भूमि के ऊपर वाहन चलते हैं, जो समुद्र पानी के ऊपर जो वाहन चलते हैं, मगर जो सीधा ही जाते हैं, ऊपर नीचे कर कर फ्लाइट जैसा नहीं जाते हैं, उन वाहनों को यहाँ स्वीकार लेना चाहिए। बीज वपन, जो बीज हम बोते हैं तो उनको लेना चाहिए। रथ नाव आदि इस तरह के जो विषय हैं इनको हम लेना चाहिए, और अन्य अन्य विषय भी हम यहाँ से, मैंने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर ही ये सब दिया हूं, तो अन्य अन्य विषयों को भी इसके ऊपर से आधार कर सकते हैं, तब जाकर हम हर मुहूर्त के लिए ये एक फाउंडेशन बनते हैं। ये जो ज्ञान है, ये नक्षत्र का ज्ञान है, ये एक फाउंडेशन बनते हैं, तो इसे समझने की बहुत जरूरत रहता है। और प्रश्न शास्त्र में भी नक्षत्र का अधिक विशेषता दिखता है, तो उसके भी यहाँ एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसा कि नक्षत्र कैसे दिखते हैं। अंधाक्ष नक्षत्र, जैसे नक्षत्र अंधे हो जाते हैं और मंद हो जाते हैं, अंधा पहला के बिल्कुल दिखते ही नहीं है, ये ब्राइटनेस के ऊपर आधारित है। ये जब देखिए सब कुछ जो भी यहाँ बताया जा रहा है, क्लासिफिकेशंस किए जा रहे हैं, ये सभी भी जो आकाश में जैसे दिखते हैं उसके आधार पर ही क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ इसे हम प्रत्यक्ष रूप से भी देख पा रहे हैं। मंद मतलब मंदाक्ष, इनके जो आंख जो है, अक्षी जो है वो मंद दिखते हैं। अंधाक्ष, अंध का मतलब जो आंख बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ये थोड़ा मंद दिखते हैं। और मध्याक्ष सामान्य दिखते हैं। सुलोचन बहुत अच्छे प्रकाश रूप से दिखते हैं, मतलब ये सब प्रकाश युक्त नक्षत्र हो जाते हैं, इनके अंक दिखते हैं। और फिर इस नक्षत्र में मैं यहाँ नक्षत्र का लिस्ट है ही, जैसा कि धनिष्ठा, पुष्य, रेवती, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी, ये सब जो नक्षत्र है ये यहाँ इनके क्रम दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, जब जब वस्तु चोरी चला गया, अंधा नक्षत्र में चोरी चला गया, तो विनष्ट वस्तु जरूर मिल ही जाएगा। मतलब ये दो विषय में देख सकते हैं, जिस दिन चोरी जा रहा है उस दिन क्या नक्षत्र है, इसके आधार पर भी ये निर्णय लिया जा सकता है। और प्रश्नकालिक नक्षत्र के ऊपर भी, जैसा जन्म कुंडली होते हुए भी प्रश्न कुंडली का भी चलता है, उसी तरह चोरी गया जो विषय है उस दिन, कई बार ऐसा हो जाता है कि चोरी चला गया और कब गया ये हमें पता भी नहीं चलता है, तो प्रश्न काल के नक्षत्र को यहां आधार मानना चाहिए। तो अगर अंधा नक्षत्र है तो अवश्य मिल जाता है। मंद नक्षत्र है तो हमें ज्यादा ढूंढना, तो ये कोने के बाद बहुत मध्याक्ष है तो ये खो जाते हैं, और कोने के बहुत दिन बाद हमें पता है इसने चोरी किया। चोर का पता तो लग जाता है, मगर वस्तु का जो वापस मिलने का संभावना यहाँ न्यून रहता है। सुलोचना नक्षत्र मतलब जो अच्छे दिखते, मतलब इतना अच्छा दिख रहा है कि जानबूझकर जो व्यक्ति ने चोरी किया और उसकी
पता तक हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसने इतना स्ट्रांग किया है, कुछ एविडेंस तक इसका नहीं मिल पाता है स्टोरी में। तो इस वस्तु का वापस मिलने का भी संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह के विषयों को यहाँ बताया जा रहा है। आगे, दग्ध नक्षत्राणी, इस ये नक्षत्र कैसा है, कैसा हुआ है, तो जैसा सूर्य है, सूर्य का जन्म भरणी नक्षत्र में माना जाता है। चंद्र का चित्रा में, मंगल का उत्तराषाढ़ा, बुध का धनिष्ठा, बृहस्पति का उत्तरा फाल्गुनी माना जाता है। तो इसलिए क्या हो, इसमें क्या एक हमें शास्त्रों में प्रसिद्ध देखने में मिलता ही है, जन्मार्क्ष ग्रह संयोगे न कुर्यात् शोभनम नरः। जब जन्म नक्षत्र आता है उस समय पर शुभ कार्य करने के लिए निषेध है। तो सोमवार, जैसा कि ये जो सूर्य चंद्र कुज बुध गुरु शुक्र शनि जो है, इनके भी जो जन्म नक्षत्र आते हैं, तो उस समय पर सोमवार के दिन अगर भरणी आते हैं तो इसे दग्ध नक्षत्र मानते हैं। उनके जन्म नक्षत्र होने की वजह से यहाँ कोई भी शुभ कार्य को नहीं किया, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दग्ध नक्षत्र को हम अशुभ मानते हैं। ठीक है, ये ग्रहों का जन्म कैसे माने जाते हैं, ताकि उस नक्षत्र जो स्थिति है वहां से ये दिखते हैं, तो इसको यहाँ इनका जन्म मानते हैं। ठीक, का जन्म और नक्षत्र का जन्म तो अलग है। मनुष्य का जन्म नक्षत्र ये होता है बचक्कर में, मतलब ये 360 डिग्री में चंद्र जहां स्थित रहते हैं, चंद्र जहां जन्म काल पर जिस नक्षत्र पर रुके हैं। जैसा आज हमारे कल्याणी डाहले मैडम ने पंचांग पढ़ते समय तो हमें सुनाए थे कि कल हस्ता नक्षत्र था, तो आज स्वाति नक्षत्र, सॉरी कल स्वाति नक्षत्र था, तो आज ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया है। तो इस तरह के जो नक्षत्र के विषय में हम देखते हैं कि आज ये नक्षत्र है, तो आज मतलब चंद्र इस नक्षत्र में रुका है, ये बताने का उद्देश्य है यहाँ। ठीक है, तो चंद्र इस नक्षत्र में होता है, तो हमारा जन्म नक्षत्र चंद्र जिस नक्षत्र में खड़े हैं उसके आधार पर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्र मन के कारक होने के वजह से हम ये हमेशा देख पाते हैं कि एक छात्र को 99 मार्क्स मिल गया और 100 के लिए 1 मार्क कम हो गया, और किसी छात्र को 35 मार्क मिल गया तो भी वो खुशी है, और 99 मार्क मिलने के बाद भी कोई दुखी है। क्यों? ये सब मन के कारण के वजह से। हमें कितना क्या मिला है ये बाद में आता है, हम कितना संतुष्ट हैं, हम कितना तृप्त हैं इस विषय से हम तो ये प्रदान हो जाते हैं। तो इसलिए ही हमारा शुभ और अशुभ जो विचार है वो चंद्र स्थित नक्षत्र से किया जाता है। इसलिए चंद्र नक्षत्र जो है वो हमारा जन्म नक्षत्र होते हैं। फिर यहां मास शून्य नक्षत्राणी, फिर ये मास शून्य नक्षत्र, क्योंकि इस मास में जब ये नक्षत्र आते हैं तो उसे मास शून्य मानते हैं। मास शून्य क्योंकि यहाँ कोई भी हम कार्य करते हैं ना, उस कार्य का फल अच्छे तरह से देखने में नहीं मिलता है, तो शुभ कार्य इसका सफलता न्यून रहते हैं। तो शुभाशुभ कार्यों में उस मास में इस नक्षत्र को हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। जैसा चैत्र मास में अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र को हम अवॉइड कर सकते हैं। इनको यहाँ शून्य नक्षत्र नाम से बताए गए हैं। क्यों? ये और इसे शास्त्र में वित्तनाश भी बताया गया है। क्यों? व्यर्थ में किया गया कार्य और इससे कुछ लाभ भी नहीं होता है, ऊपर से जाकर हमारा जो धन जो भी हम इस कार्य में लगाते हैं ये सभी का नुकसान भी करता है। इसलिए इस नक्षत्र को अशुभ नक्षत्र मानते हैं या शून्य नक्षत्र मानते हैं। तो शून्य नक्षत्र में हम देख रहे हैं
वैशाख मास में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्या, इस तरह के हम नक्षत्रों को देख पा रहे हैं। ऐसा नक्षत्र में और भी बहुत सारे विषय होते हैं, जैसा मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि, मुहूर्त मार्तांड इत्यादि ग्रंथों में भी होते हैं। नक्षत्र सिर्फ मुहूर्त शास्त्र में ही नहीं है। नक्षत्र एक तरफ से देखेंगे तो हमारा ज्योतिष का शास्त्र का ही वो आधार बन जाते हैं, क्योंकि भचक्र में हम जब राशियों का विभाजन देखना है तो उसमें हमें नक्षत्र का विभाजन, उसके जो सूक्ष्म विभाजन है उसे देखना चाहिए। और नक्षत्र के आधार के ऊपर ही यहाँ बहुत सारे निर्णय होते हैं। और यहाँ हम आज ये भी देख पाए हैं कि नक्षत्र का आकार कैसे उनके नाम के ऊपर प्रभाव डाले थे, और वो जैसा आकाश में दिखते हाँ कैसे दिखने में आते हैं, यहाँ उनके काम पे कैसे लाते हैं, और इसके जो फलादेश जो निर्णय लिया गया है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले जो नक्षत्र बिल्कुल नहीं दिखता है उसमें वस्तु मिल जाता है, क्योंकि वो नक्षत्र में खोया हुआ वस्तु वो किसी को नहीं दिखता है, वो वहीं आसपास में कहीं होता है, वो हमें मिल जाता है बाद में जाकर, वो उस समय नहीं दिख रहा है, इतना ही है। मगर जो प्रकाश में अच्छे तरह जब सब कुछ देखा है, नया हमारे आंखों को बांध कर जो निकाल लेते हैं, तो इस तरह की जो अधिक प्रकाश में खोया हुआ जो वस्तु होता है वो नहीं मिलने की कभी संभावना नहीं रहती है, और उसके बारे में पता तक नहीं चलता है, क्योंकि ये वेल प्लान्ड होते हैं। तो इस तरह जो नक्षत्र जो है उसके जो कहीं बेस हम देख पा रहे हैं कि ये सिद्धांत पक्ष में जाकर बैठ रहा। तो हमेशा ज्योतिष के आधार सिद्धांत होते हैं, और सिद्धांत के आधार के ऊपर ही फलादेश का निर्णय जो लिया जाता है, ये हम यहाँ थोड़ा सा देखने के, ऐसा ही कार्य के निर्णय भी जब हम करते हैं तो वो नक्षत्र किस तरह के नक्षत्र होते हैं और उसके आधार पर किस तरह के, जैसा गणित पढ़ना, कैसे वो अंदर अंदर नीचे की तरफ जाने का मतलब, इसमें आर्कियोलॉजी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ना आर्कियोलॉजी भी हम ऊपर से हर दिन गुजरते होंगे मगर वहां क्या जो छुपा है वो नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए इस तरह के हमारे ऊहापोह को जो शास्त्रीय रीति से इसे हमें विचार कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो इस विचार को हम अगर बेस मानकर हम शास्त्र में दिए गए अन्य अन्य नक्षत्रों को ऊपर विषयों के ऊपर जब पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो वो किसके आधार पर बनाए गए हैं, या और इसके जो फलादेश वगैरह जो दिए गए हैं इसके कहीं मूल आधार के ऊपर ही इसके निर्णय लिए गए हैं, इस तरह के विषयों को हम समझ पाते हैं। तो मैं आज मेरी इस भाषण को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि ज्ञान कभी भी इतना कम नहीं रहता है, इसमें कहने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने भी यहाँ देख सकते हैं कि कहीं भी नक्षत्र का नाम वगैरह यहाँ देने की वजह से हर नक्षत्र का नाम वगैरह मैंने आपको नहीं पढ़ा हूं, तो मैं यहाँ अपना धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी सभी श्रोत्रगण जो मुझे इतनी देर धैर्य पूर्वक मुझे सहन किए थे उन सभी को मैं धन्यवाद समर्पण करता हूं, और जो भी मुझे ये अवकाश चांस दिए हैं तो इन सभी को मैं यहाँ धन्यवाद समर्पण कर मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का भाषण अत्यंत उत्कृष्ट हुआ, और नक्षत्रों के विषय में सभी जो जिज्ञासु लेवल पे ज्योतिष सीख रहे हैं, मतलब बिगिनर्स है, उनके लिए बहुत ही सम्यक किस नक्षत्र का उपयोग कैसे करना है वो सभी सरलता से जान गए हैं। तो आप तो वैसे भी वक्ता दश सहस्त्रेषु है ही, तो और आप घर के ही होने की वजह से हम आपका आभार प्रकट नहीं करेंगे, वरना आपके ऋण में हमेशा रहना चाहेंगे। तो अभी फिर भी श्रोताओं का धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं रजत गौतम सर से प्रार्थना करती हूँ कि वो धन्यवाद प्रदर्शन करें। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमः शांताय तेजसे। इस व्याख्यान माला व्याख्यानस्य अद्यतन मुख्यवक्ता अस्माकं विभागस्य प्राध्यापकाः आचार्याः आशीष जे महोदयाः, ते अस्मान् सम्यक्तया नक्षत्रविज्ञानं कालस्य एकः मुख्यघटकः भवति नक्षत्रं, तस्य विषये छात्रान् अस्मान् च उद्बोधितेभ्यः आचार्येभ्यो आशीषवर्येभ्यो अहं धन्यवादं समर्पयामि।
एवं च अत्र उपस्थिताः सर्वेपि प्राध्यापकाः ज्येष्ठाः अस्माकं शास्त्रसंकाय प्रमुखाः अप्रत्यक्षरूपेण विराजमानाः आचार्य दिनकर मराठे महाभागाः एवं च रत्नागिरि उपकेन्द्रस्य सर्वेपि प्राध्यापकाः एवं अत्र धैर्यपूर्वकेण ये श्रोतारः सन्ति ये श्रुतवन्तः तान् प्रति अपि धन्यवादं समर्प्य अहं मम वाग्व्यापनं विरमामि। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। एवं च अद्यतन सञ्चालिकायै महोदयायै अपि धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः।